स्टॉक मार्केट 27 सितंबर 2024 को ये अपने पिक लेवल पे था और यदि आज की बात करें, आज यानी 16 जनवरी 2025 की, हालांकि मार्केट अभी अभी क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसके पिक लेवल से बीएसई सेंसेक्स करीब 9000 पॉइंट नीचे है। 9000 पॉइंट नीचे होने का मतलब ये 10% से अधिक की गिरावट पिक लेवल से पिछले 4 महीनों में हो चुकी है। हालांकि ये गिरावट लगातार नहीं है, पिछले 3 सेशन से स्टॉक मार्केट अपवर्ड मूवमेंट्स में उसके बाद 9000 के आसपास का गिरावट है मार्केट दर्ज की जगह। इसका मतलब मार्केट काफ़ी वोलाटाइल है। अब जब मार्केट ऐसा वोलाटाइल होता है और अपने पिक लेवल से करीब 10 या 10.5% के आसपास मार्केट नीचे हो, तो निश्चित रूप से ये लाजमी है कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने पिक लेवल पे इन्वेस्ट किया है, उनको तो निश्चित रूप से कॉर्पस में नेगेटिव रिटर्न आया हुआ है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे एक व्यूअर्स ने बहुत दुखी अंदाज में मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा है कि सर मैं क्या करूं, मेरा कॉर्पस जो प्रिंसिपल था और आज का कॉर्पस में करीब 2% के आसपास की गिरावट है। तो जनाब, यदि हम सोचते हैं, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कोई जादू नहीं है, और यदि आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड में जादू है और इस हिसाब से आपने इन्वेस्ट किया था, इधर पैसे डाले उधर दोगुना होकर निकला, तो जनाब ये झटका तो आपको लगेगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मार्केट काफ़ी अधिक वोलाटाइल है और जैसे इंडियन जीडीपी जो 24-25 के लोग एस्टिमेट कर रहे हैं वो 6.1 से 6.4% के आसपास है, जबकि पिछले साल ये 8.4% के आसपास थी। तो लोग इससे भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या पता स्टॉक मार्केट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 1 लाख पहुँचे, नहीं पहुँचे, कम हो, अधिक हो। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में टर्न अराउंड होगा जब ये सेकेंड क्वार्टर का मीन्स जून का, जब इंडियन कंपनी के रिजल्ट आएंगे, तब शायद कुछ उसमें टर्न अराउंड हो सकता है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि टर्न अराउंड होगा या टर्न अराउंड ही होगा या क्या होगा, बिकॉज कहा जाता है कि यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। मार्केट का अंदाज लगाना, इट इज़ नॉट ए क्रिकेट बॉल कि बॉल आया, 6 मार दिया और छक्के लग गए। ये स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है और इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। और यदि कोई हमारे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट कल ऊपर जाएगा, परसों नीचे जाएगा और वैसे ही होता है, तो जनाब ये उनके मुकद्दर की बातें कि जो बोलते हैं वो होता है, अदरवाइज वो एस्टिमेट नहीं कर सकते आगे मार्केट क्या होगा। और आज इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि इस परिस्थिति में एक कॉमन इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। एस्ट्रॉन टैक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से कोई नॉलेज बेस में वैल्यू एडिशन होता है, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके कुछ सलाह दें, अच्छी लगी, बुरी लगी, क्या लगा, कुछ क्वेरी जो वो भी आप पूछ सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसके ऑल पे क्लिक करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरा नाम डीएम झा है। अब जैसे कि मैंने पहले चर्चा की थी कि इस परिस्थिति में एक कॉमन इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला प्रिकॉशन जो लेना चाहिए कि चूंकि आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में है, तो आप इसमें कंटिन्यूसली स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करते रहें। और इन्वेस्ट करने का तरीका, जो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आप एसआईपी या एसटीपी के द्वारा भी कर सकते हैं। और जब इन्वेस्टमेंट करें तो अक्रॉस द सेगमेंट, यानी जो मुख्य रूप से म्यूचुअल फंड का सेगमेंट है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप डिफरेंट सेगमेंट में अक्रॉस द सेगमेंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब सीधे साफ शब्दों में ये हुआ कि यदि आप रिस्क टेकर हैं, अधिक रिस्क ले सकते हैं, या आपका रिस्क एपेटाइट अधिक है, तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप में जाएं, और यदि आपके रिस्क एपेटाइट कम है तो आप लार्ज कैप में जाएं। हालांकि मैं बता दूं फिर कि रिस्क एपेटाइट कम में मैं कह रहा हूं कि लार्ज कैप में जाएं। जनाब, इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क तो हमेशा होता है, लेकिन ये कम रिस्क अधिक रिस्क का मतलब ये आपस क्या है कि यदि हम कहते हैं कि लार्ज कैप में कम रिस्क है, इसका मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप की तुलना में कम रिस्क है। अदरवाइज डेट फंड की तुलना में लार्ज कैप में भी काफ़ी रिस्क है। तो रिस्क एपेटाइट का मतलब आप ये ना समझें, या हम कहते हैं कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सेफ है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें रिस्क नहीं है। सो अक्रॉस द सेगमेंट थ्रू एसटीपी या एसआईपी स्टैगर्ड मैनर में आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट करते रहें। मार्केट की वोलेटिलिटी से आप घबराएं नहीं, इसको कंटिन्यू रखें। दूसरा प्रिकॉशन,
चूँकि हाइब्रिड फंड में एसेट एलोकेशन का काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, हम एसेट को काफ़ी कम या अधिक कर सकते हैं, इसलिए आपके कोर पोर्टफोलियो का पार्ट, या यूँ कह सकते हैं कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आपके कोर पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। नंबर 3, यदि थीमेटिक या सेक्टरल फंड की बातें करें तो कंजम्पशन फंड में एक्सपोजर आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में कंजम्पशन रिकवरी होगी, और यदि कंजम्पशन रिकवरी होगी तो निश्चित रूप से कंजम्पशन फंड भी बेहतर परफॉर्मेंस देगा। इसके साथ साथ थीमेटिक फंड में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों में और आगे जो संभावनाएं बता रहे हैं इनका डिसेंट रिवार्ड है इसका। तो इन डिसेंट रिवार्ड को देखते हुए आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के फंड्स को भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस ये देखना है कि सामान्य अवस्था में जब म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट करते हैं तो उसके CAGR को हम कंपेयर करते हैं, और 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स के CAGR को देख के उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि ये म्यूचुअल फंड का रिटर्न अच्छा है, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नॉर्मल कोर्स में हम अधिक फोकस करते हैं लास्ट 3 इयर्स के CAGR पे। जनाब ये तरीका बहुत बेहतर नहीं है, फुल प्रूफ नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे देखता हूँ, एक लाइव एग्जाम्पल है, मैं म्यूचुअल फंड का नाम डिस्क्लोज कराना नहीं चाहता हूँ। उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का 10 इयर्स का CAGR 18.75% है और 3 इयर्स का 28.63% है। तो जनाब 10 इयर्स के CAGR देखते हैं 18-19% के आसपास, इट्स वेरी गुड रिटर्न, और लास्ट 3 इयर्स में 28.63% का CAGR है। लेकिन जनाब पिछले 2-3 वर्षों में कोरोना के बाद इक्विटी म्यूचुअल फंड ने काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन ये बेहतर परफॉर्मेंस पिछले 3 वर्षों का ही है। इसको इस एग्जाम्पल जो दिया कि 3 इयर्स का 28.63 और 10 इयर्स का 18.75, इसको यदि हम एनालिसिस करें, इसको यदि इस 3 साल के रिटर्न को, पिछले 3 साल के रिटर्न को हटा दें, या यूँ कह लें कि 10 साल का CAGR 18.75 तो एब्सोल्यूट रिटर्न में निकालें तो 10 साल में करीब करीब 187.5% का रिटर्न। हालांकि ये कैलकुलेशन एकदम करेक्ट नहीं है, लेकिन ये इंडिकेटिव है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 साल में 187.5% का रिटर्न दिया, और पिछले 3 साल का रिटर्न जो CAGR है 28.63, इसको यदि 3 से मल्टीप्लाई करें तो इट कम्स टू 85.89%, और 185.5 में से 85.89 यदि माइनस करते हैं तो इट कम्स टू 101.61। इसका मतलब 7 साल में यदि 3 साल ये हटा दें तो पिछले 7 साल में रिटर्न इनका एब्सोल्यूट 101.61% था, उसको 7 से यदि डिवाइड करें तो एक साल का ये करीब करीब 14.51% के आसपास आता है। अब देखिए जनाब, हम 10 साल का CAGR देख रहे थे 18.75%, और ये 3 साल का रिटर्न यदि निकाल दिया तो लास्ट 7 इयर्स का इट इज़ 14.51%, करीब 4% के आसपास का डिफरेंस है। हालांकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो कैलकुलेशन जो एग्जाम्पल दिया है इट इज़ नॉट करेक्ट करेक्ट कैलकुलेशन, ये जस्ट इंडिकेटिव है कि इस तरह से हम देख सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर साल ईयर में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यदि कोई म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देता है, काफ़ी बेहतर रिटर्न देता है, तो उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के CAGR पर पड़ता है। तो केवल उसके हिसाब से ना देखें कि 10 साल का CAGR कितना है, बल्कि ये कैलकुलेट करके देखें कि यदि ये हटा दें तो 3 साल में कितना, 5 साल में कितना, 8 साल में कितना, और उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो इस फंड में जो एग्जाम्पल दिया हमने, आप 18.51% के हिसाब के CAGR के 10 ईयर के CAGR के हिसाब से फंड को सिलेक्ट ना करें, बल्कि यदि सिलेक्ट करना हो तो ये माने कि ये 3 साल छोड़ के लास्ट 7 ईयर्स में इसका 14.51% का CAGR था। एक तरीका है। नंबर 2, नेक्स्ट प्रिकॉशंस, कि जनाब म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है, जब भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई आपको सलाह देता है या आप कहीं ब्लॉग्स देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो उसमें ये कहता है कि लंबे समय के लिए होना चाहिए, और ये समय 7 से 10 वर्षों का होना चाहिए। और जैसे सेबी की एक रिपोर्ट है 2023 का, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोर देन 50 अराउंड 50% जो SIP इन्वेस्टर्स हैं वो 1 साल के अंदर SIP बंद कर देते, और 1 से 2 साल के अंदर करीब 23% अकाउंट होल्डर जो SIP बंद कर देते, यानी 2 वर्षों में करीब 73% के आसपास SIP अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। जनाब जब आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, यदि आपके पास लंबे समय का सामर्थ्य है कंटिन्यू करने का, तो आप लगाएं, अदरवाइज चांस क्या है, हो सकता है कि 2 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाए, लेकिन ये भी संभावना है जो अभी हो रही है लोगों को कि सितंबर
महीने में लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया कि पता नहीं मार्केट कहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा, और जब आज के दिन में करीब 9,000 पॉइंट नीचे है तो उनको लगता है कि उनका रिटर्न नेगेटिव में, और उनको लगता है कि म्यूचुअल फंड में धोखा हो गया। जनाब, ये धोखा नहीं हुआ। आपने जब इन्वेस्ट किया था तो आपको लगा था कि म्यूचुअल फंड में जादू होता है। जनाब, इसमें जादू नहीं होता है, ये ध्यान रखें। म्यूचुअल फंड एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट का तरीका है। इसे सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा, और इसके लिए लंबे समय तक आपको इसमें कंटिन्यू करना जरूरी है। कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि 2025 में फ्लैक्सी कैप फंड, इंडेक्स फंड और इंटरनेशनल फंड में यदि SIP STP के थ्रू आप इन्वेस्ट करेंगे स्टैगर्ड मैनर में तो आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा, यानी 2025 में ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि गोल्ड और सिल्वर का जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो एक सेफ हेवन होगा। मतलब यदि पैसे को आप पार्क करना चाहते हैं तो वहाँ प्रॉपरली पार्क कर सकते हैं। इसमें ये होगा कि आपको वोलेटिलिटी का असर कम से कम देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें प्रिकॉशंस बताई, इसके ऊपर आप ध्यान देंगे तो, हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि ये निर्णय आपको अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से लेना है, लेकिन इन तथ्यों को मद्देनज़र रखते हुए यदि आप फंड्स को इन्वेस्ट करेंगे और इस स्थिति में, इस मार्केट कंडीशन में यदि आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से बेहतर रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। BSE का 100 पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ था और आज करीब 80,000 के 70-78,000 के आसपास है। तो जनाब, वोलेटिलिटी तो है ऊपर नीचे, तो इसमें होता ही होता है, ये इसका नेचुरल फिनोमेना है। और यदि किसी स्टॉक मार्केट में में यदि पूरा ये अपवार्ड ही जाए या डाउनवार्ड ही जाए तो ये उस स्टॉक मार्केट की कमजोरी की निशानी है। वोलेटिलिटी जो है ये दिखाता है कि स्टॉक मार्केट उस कंट्री का हेल्दी जोन में है। थैंक यू।